विद्यार्थी हूँ और ग्वालियर का संस्कार पब्लिक स्कूल और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भारतीय भाषा मंच के तहत आज जो शिक्षा की गुणवत्ता और उसमें भाषाओं की भूमिका को लेकर जो विषय रखा गया है, और ये बड़ा बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारे साथ 10 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, 500 की संख्या के लगभग हैं। और इस आयोजन को करने वाले इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं आदरणीय भदौरिया जी, दीक्षित जी, वाजपेयी जी, गुप्ता जी, वे सभी बधाई के पात्र हैं। इस आयोजन का संचालन कर रही भावना जी और मंचासीन जितने भी प्रबुद्ध वक्ता हैं। अभी ये सुनकर बहुत बुरा लगा, दुखद भी लगा और थोड़ी चिंता भी हुई कि आदरणीय कुलपति जी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने से वे आज हम लोगों को सभा में संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग कामना करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वे शीघ्र ही स्वस्थ होकर लौटें और अभी नहीं तो किसी अगली सभा में हमें उनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान को सुनने का मौका मिलेगा। अभी भाई राम कुमार सिंह जी ने जो शिक्षा नीति को लेकर बात कही, गुणवत्ता के संदर्भ में बात कही, मुझे भाई साहब भदौरिया जी ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे का समय तो भाई राम कुमार जी को ही दे देना चाहिए था। कारण क्या था? नीतियां जहां बन रही है, पाठ्य पुस्तकों के जहां निर्माण हो रहे हैं, व्यवहार में लाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई राम कुमार जी को मैं कह दूं कि मैंने अपना समय भी आपको दिया और आप अपनी बात को पूर्ण करें। खैर, कभी ऐसा अवसर भाई साहब आपको मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे पूरे हम आपको सुनेंगे और आपकी पूरे वक्तव्य से जो लाभ मिलेगा, मैं सोचती हूँ कि शायद उसके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिणाम शिक्षा जगत को मिलेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही इस प्रकार का कोई अवसर जुटाऊंगी। अगले वक्ता जो हमारे हैं, हमारे भाई राजेश श्रीवास्तव जी, हम लोगों ने प्रारंभ के कुछ वर्षों में काम किया है। मैं उनकी कार्यशैली से अच्छे तरीके से परिचित हूँ और अभी वो एक जो अद्भुत काम कर रहे हैं, वो वाकई इतना बड़ा काम है कि वो यश रूप में हजारों 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 साल तक यदि हमारे शास्त्रों को खंडित नहीं किया जाए, जैसे नालंदा तक्षशिला के शास्त्रों को किया, तो ये काम अमर कर देने वाला है। अब हम ये देखें कि शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और अब हम इस तरह के राम जी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा अनुरोध ये है कि हम भारतीय लोग जो है ना, हर चीज में कहना नहीं चाहिए। जैसे अभी एक भाई ने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, हमारा प्रयास तो ये होगा कि हम कोशिश करें कि जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषा के शब्द अब चूंकि अनायास आ जाए, व्यवहार में आ जाए, तो थोड़ा क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति के पृष्ठों को यदि हम पलटेंगे तो उसमें भी कई स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों ऐसे ले लिया गया है कि यदि हम प्रयास करते, बहुत साधारण तरीके से भी सोचते, तो हिंदी के बहुत संपन्न, बहुत समृद्ध, सही तरीके से अर्थ स्पष्ट कर देने वाले शब्द हमारे साथ थे। किंतु फिर भी शिक्षा नीति का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम उसमें पाएंगे कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को उसमें ले लिया गया है। अब यहाँ एक बात ये आ रही है कि गुणवत्तापूर्ण जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें भाषा की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो भाई अभी राम कुमार जी ने गुणवत्ता को इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि उस पर यदि अपन चर्चा करें तो दोहराव होगा। अच्छा, वर्तमान समय में जो विद्यार्थी है या अभिभावक है या शिक्षण संस्थान है, गुणवत्ता के कुछ अलग ही अर्थ ले रहे हैं। विद्यार्थी गुणवत्ता का अर्थ ले रहा है कि 100% यदि मैं प्राप्तांक ले लूं तो मैं बड़ा गुणी, मैं अच्छा विद्यार्थी। और इस प्रकार की
अधिक नंबर प्राप्त कर लेने वाली मानसिकता ने जहां विद्यार्थियों को एक उच्च भूमि प्रदान करना चाहिए थी, देश के समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए एक टीम तैयार कर देना थी, बड़ा दुखद ये हुआ कि अच्छे मनोभाव को, नैतिक मूल्यों को, सक्षमता को विकसित करने के बजाय हमारी इस प्रकार की मानसिकता ने प्रतिद्वंदी छात्रों को खड़ा कर दिया, या एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदी हो गए, आधे आधे नंबर की मारा मारी हो गई। तो गुणवत्ता का अर्थ ये प्राप्तांकों से नहीं था। दूसरा एक और कि जो शिक्षण संस्थानों पर भी बाप माँ का ये ध्यान रहता है कि ये गुणवत्तापूर्ण विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है, उसका पैमाना भी उन्होंने क्या कर लिया। हमें ये सारी की सारी चीजों को देखना होगा, क्योंकि अभी शिक्षा नीति की जो चर्चा चल रही है, जैसा भाई हमारे राम कुमार जी ने कहा कि अभी नीति है, ये कोई संविधान नहीं हो गया। तो नीति अगर है तो उसमें यदि हमको ऐसा लग रहा है कि यदि अब भाई आप तो उन तमाम विधि नियंताओं में हैं, जिस जगह पर आप बैठे हुए थे वहां इन तमाम चीजों की बातें होती है, तो वहां ये देखना है कि कई बार बहुत तड़क भड़क वाले, चमक दमक वाले या एक अलग तरह का दिखावा करने वाले शिक्षण संस्थान भी है, जहां पैर का जूता से लेकर गले की टाई तक का एक अपना अलग जलवा है, एक अलग अपनी जैसे कहने चाहिए झांकी है। तो उससे भी माँ बाप प्रभावित होते हैं और वो सोचते हैं कि यदि मेरे बच्चे को इस प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश दिला देते हैं तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो हमें समाज में माता पिता के साथ जुड़कर इस चीज को भी होगा, इस भ्रम को भी दूर करना होगा कि बहुत चमक धमक वाले जो संस्थान है, कतई जरूरी नहीं है कि वो गुणवत्तापूर्ण में हो, ऐसा नहीं कह रही मैं, किंतु गुणवत्ता के साथ साथ यदि वो चरित्र का निर्माण नहीं करते, आपके मन में देश प्रेम जागृत नहीं करते, परिवार में रिश्तों के प्रति सम्मान का भाव पैदा नहीं करते, जो आपने प्राप्त किया है उस पर सिर्फ आपका ही हिस्सा नहीं है, आपके आसपास के जुड़े हुए परिवेश से जुड़े हुए तमाम लोग भी उस उपलब्धि का हिस्सा होते हैं। यदि इस प्रकार की भावना का विकसित शिक्षण संस्थान नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। अब रही बात कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में आपने शब्द का जो प्रयोग किया है, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपकी बात यदि पूरी होती तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता और सुनने वालों को पूर्ण लाभ होता। खैर अपनी मर्यादा होती है इसकी। तो अधिगम वाली जो बात हो रही है, अब यहाँ एक चीज और हमें देखना होगी कि अधिगम का अगर सीधा सीधा सा अर्थ अगर हम कहें तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, सीख कर अनुभव लेना, व्यवहार जगत में लाकर उसको देखना और फिर उस तरीके से विद्यार्थी किस प्रकार से ग्रहण करता है। जैसे 4 आयामों की अभी बात हुई कि वो सुनने का भी उसको तमीज होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी आती है इसमें, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है कि सुनना भी एक कला है, हर किसी को सुनना भी नहीं आता, और निश्चित मानिए जिसको सुनना नहीं आएगा उसको गुनना भी नहीं आएगा, जिसको गुनना नहीं आया उसको बोलना भी नहीं आएगा। इसीलिए जो सिखाई गई विद्या है उसके जीवन में कितना काम करेगी। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की यदि बात हम करें तो सबसे पहले जो ले रहा है अधिगम के माध्यम से या प्रयोग करने के माध्यम से जो ग्रहण करने की प्रक्रिया में है, उसमें सुनना भी एक महत्वपूर्ण बात है। और ये शिक्षक के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर हो जाता है कि उसको भी सुनाने की कला आ रही है। कई लोगों को मैंने देखा है पढ़ाते समय बार बार कहते हैं मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूँ बात समझ में आ रही ना, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अब जहां ये चीज आ जाती है कि शिक्षक जो कहना चाह रहा है, विद्यार्थी उसका जो अर्थ लेना चाह रहा है, बीच में ये चीज अगर आ जाए कि मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था, ये दूसरा अर्थ था, समझो कि वहां संप्रेषण में कहीं बहुत बड़ी बाधा है। कहने वाला अपनी बात को सुनने वाले तक उसी अर्थ में नहीं पहुंचा पा रहा है जिस अर्थ में उसे कहना है। फिर दूसरा, जिसको सुनना आ जाता है तो उसको अभिव्यक्ति का ढंग भी आ जाएगा। तो अधिगम प्रणाली क्या हमें ये इस प्रकार से भी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एक भूमि प्रदान करती है क्या? फिर लिखने और पढ़ने वाली बात आ जाती है कि बच्चा लिखना किस प्रकार से सीखता है, पढ़ना किस प्रकार से सीखता है। उसको लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने में जिस भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है वो भाषा इन चारों कार्यों को करने में सहयोगी की भूमिका आत्मसात करने की प्रक्रिया से ही है।
अथवा उससे सुनकर समझने में ही कठिनाई हो रही है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है, ये देश का दुर्भाग्य ही रहा है हमारा, वर्षों की गुलामी ने एक तो हमें वर्षों तक भाषा नहीं दी, हमारी बड़ी बेबसी रही। शिक्षा की बात जब आई तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आई कि प्राप्त की जाने वाली शिक्षा का माध्यम क्या होगा। एक तो जैसे हिंदी भाषा की बात कहें तो वो साहित्य है कि हमें साहित्य पढ़ना है, हिंदी का या किसी भी भाषा का, और दूसरा हमें अध्ययन करना है तो माध्यम कौन सी भाषा रहेगी। तो सबसे बड़ा संकट यहाँ चीजों को सीखने के लिए फिर देश के जितने भी विषय हैं, जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान शाखाएं हैं, उन ज्ञान शाखाओं को, उन विद्याओं को सीखने के लिए बहुत आसान होता है व्यक्ति के पास यदि अपनी स्वयं की भाषा हो। अब दिक्कत एक और है, कई सारे गुरुजनों के मुंह से मैंने ऐसा सुना कि विद्यार्थी या बालक जब प्रथम बार पाठशाला में आता है तो वो खाली पट्टी होता है, जिसको कहते हैं वो खाली स्लेट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत कुछ इस तरह के छोटे बच्चों से मैं रूबरू नहीं हुई। व्यक्तिगत प्रयासों से जरूर मैंने कोशिश की है, विद्यालयों में छोटी कक्षा में बच्चों को जाके मैं बात करती हूँ, देश की बात करती हूँ, छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिकता की बात करती हूँ, तो उतनी भर जुड़ी हूँ। यद्यपि विश्वविद्यालय में मेरे साथ बड़े बच्चे आते हैं तो वहां इस तरह की बात नहीं की जा सकती, तो वो खाली स्लेट नहीं होता है। जब वो आता है तो जितनी भी उम्र उसकी हो, वो विद्यालय में आ रहा है, तब तक उसके घर का परिवेश, जितने लोगों के भी वो संपर्क में आता है, वो परिवेश कहीं ना कहीं उसकी मानसिक भूमि को तैयार करने का काम करते हैं। और उस स्लेट पे कुछ ना कुछ, चाहे वो संस्कृति की बात लिखी जा चुकी हो, रीति रिवाजों की हो या भाषा की हो। इसीलिए शिक्षक इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो खाली स्लेट है। वो खाली स्लेट नहीं होता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। यद्यपि उसकी अवस्था बहुत कम होती है तो अनुभव उसका कम है। तो सिखाने की प्रक्रिया में गुणवत्ता की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और मैंने देखी, जब कहीं कहीं स्कूलों में जाने की बात होती है तो शिक्षक शिक्षा की किताबों के कभी कभी मैं पन्ने पलटती हूँ तो मुझे कई बार बड़ा दुख होता है। मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं है, इसलिए सुनने वाले मुझे क्षमा करेंगे कि हम जितने उदाहरण लेते हैं तो वो ज्यादातर पश्चिमी विद्वानों के होते हैं। अब मैं जब थोड़ा और पढ़ रही थी, थोड़ा शौक भी है और थोड़ा जानना भी चाहिए, मैं भारतीय संदर्भों को भी देख रही थी, तो मैंने देखा कि भारतीय शिक्षा, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? आ रही है, अच्छी आ रही है आपकी आवाज। बड़ा अनुरोध है भाई साहब, ये बीच में बहुत कौन है जो इनसे मैं हाथ जोड़ के कहूं कि थोड़ा सा जरा बीच में इस तरह का व्यवधान पैदा ना करें, समय बहुत कम है। अब भारतीय जो नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो यहाँ एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अपनी भाषा में, मातृभाषा के जो प्रश्न के उलझे हुए प्रश्न है कि मातृभाषा किसे। अब जो हिंदी भाषी प्रांत है वो हिंदी भाषी प्रांत मातृभाषा यानी हिंदी समझेंगे। इसीलिए जो भारतीय शिक्षा नीति बनी है उसमें भाषा का लेकर जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। और मैं सोचती हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि मातृभाषा सिर्फ यही है कि हिंदी क्षेत्र के बोले सारे लोगों पर हिंदी थोपे। अब उसकी मातृभाषा घर में कुछ और हो सकती है। मान लीजिए मैं मालवा क्षेत्र की हूँ तो मेरे आसपास के परिवेश के जो उनकी भाषा, उनके घर की बोली मालवी हो सकती है, तो संधवाड़ी हो सकती है। में हम जाएं तो उधर कुछ अलग बोलियां हो, मातृभाषा भटक जाएगा कि बच्चे को, जैसे आप शिक्षा की बात बोले जाने वाली भाषा की बात हो या में बोले जाने वाली भाषा की, तो ये वाला मुद्दा करने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति जब ये कह रही है, ऐसा कोई विद्यार्थी, ऐसा कोई बालक आपके विद्यालय में आता है कि हिंदी प्रांत के इसलिए उदाहरण दूंगी कि मुझे समझाने में, बात करने में आसानी रहेगी। अगर हम हिंदी बोलते हैं और मेरे पास मालवा की बात करने, मालवी में बात करने वाला विद्यार्थी आता है तो उसकी मातृभाषा कौन सी नाचेगी?
उसको जिन पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा तो वो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें होंगी अथवा मालवी में इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। तो शिक्षा नीति ये स्पष्ट करती है कि जिस क्षेत्र विशेष में आसपास जो दो बोलियां बोली जाती है तो इस प्रकार के शिक्षकों को भी रखने की वहां आवश्यकता है। तो वो जो हिंदी भी जानता हो, वो जो मालवी भी जानता हो। तो ऐसे में क्या होगा कि मालवी के बच्चे को हिंदी की पुस्तक भले ही सामने रखी है, किंतु समझाते समय यदि मालवी के वाक्यों के माध्यम से उसे समझाया जाएगा तो वो उस पुस्तक में कही गई बात को सीखने में उसे ज्यादा सुविधा होगी। अब एक उदाहरण में बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय भरत व्यास जी है, वो स्कूली शिक्षा में ही है और उन्होंने इतने जबरदस्त प्रयोग किए हैं। आदरणीय भदौरिया जी, आप तो उन्हें जानते ही हैं, एक आध बार उनके प्रयोगों पर भी चर्चा हो जाए तो जितने भी स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए अपने भाई बहन हैं उनके लिए एक उदाहरण आ जाएगा कि कैसे उन्होंने नैतिक शिक्षा की बातों ही बातों में छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को सिखा दी, कैसे सीखने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए। सीखने का सीधा सा संबंध जिज्ञासा से होता है और जिज्ञासा कैसे पैदा की जाए, क्योंकि जो जितना जिज्ञासु होगा उसके सीखने की वृत्ति उतनी तीव्र होगी और जिज्ञासा के माध्यम से जब वो सीखेगा तो वो सीखा हुआ उसका स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। तो हम पहले तो किस प्रकार से बच्चे में जिज्ञासा पैदा करें, कैसे सीखने की उसमें ललक पैदा करें और कैसे उसी की भाषा में उसको यदि वो ज्ञान दिया जाए, वो ज्ञान शाखा को समझाने के लिए यदि इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए जाएं तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी उसके जो गुणवत्ता है, उसके जो अंदर का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसका जो सामर्थ्य है, उसको बाहर निकालने में भाषा कितना महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। हमारी शिक्षा नीति ने एक बहुत अच्छी बात यह भी कही है कि मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में कोई है जिसको वहां की लोक भाषा का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं है, तो एक बड़ी सुविधा इसमें है। अब ये व्यवहार में लाने पर क्या दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि उस स्थान विशेष का कोई व्यक्ति, कोई भद्रजन, कोई गणमान्य नागरिक उस वहां की बोली या भाषा को अच्छी तरीके से जानता है तो शिक्षक और वो दोनों आपस में मिलकर उस पाठ्यक्रम को सामने रख कर उसको समझकर उस भाषा में उस बच्चे को प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक चीज इस शिक्षा नीति में और भी बड़ी महत्वपूर्ण आई है कि अब सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी ही नहीं बल्कि समाज की भी इसमें भागीदारी होने जा रही है। समाज के व्यक्तियों का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। एक चीज और, ये बात अभी यहाँ सिर्फ हिंदी की नहीं है, हम समस्त भारतीय भाषाओं को लेकर चलने की बात कर रहे हैं इस शिक्षा नीति में। तो अब मान लीजिए हमारे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो जिनमें तबादले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। मैंने भी देश के कई सारे राज्यों को, आदरणीय भाई साहब राम कुमार जी, पूर्वोत्तर भारत में मैं भी थोड़ा 20, 25, 31, 32 दिन रही। वहां की कुछ उपेक्षित बोलियां हैं, उनके पास लिपि नहीं है। तो अब ये शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि सुदूर अंचलों में कई सारी हमारी जनजातियां जो विद्यमान हैं, उनके अपने रीति रिवाज, उनकी अपनी बोलियां हैं, किंतु उसको अभिव्यक्त करने के लिए लिपि नहीं है, तो उन्हें भी लिपि देने का काम हमारी ये शिक्षा नीति करेगी। और यदि ऐसा हो जाता है, उनको कोई ना कोई लिपि मिल जाती है और हमारे पास यदि वो लिपि की जानकारी नहीं है तो हम अनुवाद के माध्यम से ही सही हमारे हिंदुस्तान के सुदूर अंचलों में रहने वाले लोग जो हम जिनसे कटे हुए हैं, हम उनकी भाषाई, उनके जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनकी तमाम जितनी भी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको बहुत गहराई से जान सकेंगे। तो शिक्षा नीति अभी की जो है वो भाषा को लेकर इतनी सजग है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों के अतिरिक्त समाज में भी यदि सजगता नहीं आई, जागरूकता नहीं आई, तो ऐसा ना हो कि इसके क्रियान्वयन में कहीं कोताही बरत दी जाए। क्यों कि यहाँ सिर्फ देश के अन्य प्रांतों की भाषा ही नहीं बल्कि लुप्त होती हुई कुछ और भाषाओं की, जैसे व्यवहार में अगर अभी हम देखें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये थोड़ा थोड़ा इनका प्रचार कम होता जा रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति इन भाषाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रही है।
अब यह प्रश्न उठ सकता है, कई अभिभावक ये प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि हमारे बच्चे को लोक भाषाओं में या प्रांतीय भाषाओं में या मातृभाषाओं में पढ़ाया जाएगा तो जीविका का या रोजगार का प्रश्न हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी जीवन में प्रवेश भी इसलिए बहुत ज्यादा कर गई है कि ये प्रलोभन है कि अंग्रेजी माध्यम से यदि शिक्षा प्राप्त की जाती है तो रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। अब हमें ये बताना होगा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के सम्मुख भी यदि रोजगार का समस्या देश में है तो वो समस्या उनके लिए भी खड़ी होगी। और दूसरा, जिन लोगों ने अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त की है वे सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ये भी नहीं है, इसीलिए अभिभावकों को भी समझाना बेहद जरूरी होगा। अब ये शिक्षा नीति कोई है कि इतने समय तक प्राथमिक कक्षाओं तक आप अपनी भाषा में पढ़िए, जिसके बाद वो थोड़ा सा विकल्प दे देते हैं कि राज्य को तो है ही अधिकार, किंतु सबसे ज्यादा विद्यार्थी पर या बालक को अधिकार दे दिया गया है कि यदि वो स्वयं चाहेगा तो दूसरी भाषा को ले सकता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण त्रिभाषा फार्मूला बहुत पहले भी था और अभी भी त्रिभाषा फार्मूले को बड़ा महत्व दिया गया है। और इसमें एक शर्त और भी रख दी, एक छूट और भी दे दी गई है कि विद्यार्थी बढ़ते बढ़ते कक्षाओं के क्रम में ये प्रयास करना होगा, ये देखना होगा कि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा वो सुविधाएं दे रहे हैं। एक बात और इसमें बड़ी अच्छी कही है कि प्रांतीय भाषाएं या अभिजात्य भाषाएं सिर्फ यही पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगी। हम और देखें सुदूर अंचलों में वो आदिवासी भाषाओं की भी चर्चा ये नीति कर रही है कि आदिवासी जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी भाषा उपेक्षित नहीं हो जाए। कई बार कई सारी जनजाति के लोग इतने शर्मीले होते हैं, इतने संकोची होते हैं कि वो अपने बारे में ही नहीं बता पाते। तो कभी आप उनके जीवन के साथ जुड़कर देखिए, उनमें प्रवेश करके देखिए, उनकी जीवन शैली को देखिए, तो कई स्थानों पर अब जो भी भारतीय संस्कृति का पोषक या समर्थक या उसके संवर्धन का पुरोधा होगा वो इस चीज को जानने की बिल्कुल कोशिश करेगा कि हमारे अन्य भाई बहन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटा बताना चाहूंगी कि हम शिक्षित लोग जिस प्रकार से जीवन को में कई सारी चीजों को आचरण में नहीं लाते, मान लीजिए ये शिक्षा अगर आपको ये सिखाती है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए या प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, ये अच्छे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, किंतु बड़ी उच्च स्तरीय पुस्तकों को पढ़कर निकलने वाला विद्यार्थी अपने जीवन में इन चीजों को इतना उपयोग में नहीं लाता जितना मैंने जनजाति का एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। एक बड़े समारोह में जनजाति के व्यक्ति को मुझे सुनने का मौका मिला था। वो बताते हैं कि यदि हमें जरूरत से ज्यादा एक घड़ा भी पानी लेना होता है तो हम जल देवता से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कामना करते हैं कि मुझे एक घड़ा जल ज्यादा लेने की अनुमति दें। और आप ताज्जुब करेंगे, इसके लिए वो महिलाएं घड़े लेकर जाती हैं और वो एक वो जल देवता से अनुरोध करता है, तो उसे कोई संकेत मिलता है तो ही वो अतिरिक्त घड़ा भरते हैं। सारी शिक्षा कौन देगा? अगर आपके पास अपनी भाषा नहीं है तो संस्कार भी नहीं बन पाएंगे। तो ये जो गुणवत्ता वाली बात है कि उसमें सीखने की सामर्थ्य को पैदा करे, उसमें सक्षमता पैदा करे, किंतु नैतिक मूल्यों का यदि विकास नहीं होता किस प्रकार की गुणवत्ता को देखेंगे। दूसरा, जहां शिक्षा की बात हो रही है तो कई बार हमें हिंदुस्तान की ओर भी देखना होगा। हिंदुस्तान की जो हमारे पारंपरिक ग्रंथ हैं जिनको हम धार्मिक ग्रंथ कह के जिंदगी के कई हिस्सों से अलग हटा देते हैं, तो मेरा थोड़ा सा अनुरोध ये भी था कि ये उज्जैन सांदीपनि और श्री कृष्ण की भी स्थली है। श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। थोड़ा सा संकेत में ये भी करना चाहूंगी कि अभी जो शिक्षा में कौशल विकास की बात आई है या करके सीखने की जो बात आई है उसमें बागवानी की भी बात है, बढ़ाईगिरी की भी बात है और दूसरे काम करने की भी बात है। बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी जो शिक्षा नीति गुणवत्ता की इससे पहले जो चर्चा होती थी विज्ञान और गणित जैसे विषयों को की और ज्यादा वह ध्यान देती थी, किंतु अब यदि वो इस चीज को ला रही है, हमें ये देखना होगा कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है
जहां तक मैंने देखा है शारीरिक श्रम करने को विद्यार्थी श्रम महसूस करता है। तो आपकी शिक्षा नीति ऐसी होना चाहिए जैसे अर्श से लेकर फर्श तक, जमीन से लेकर आसमान तक जितने भी कार्य करने के स्थान है, किसी भी काम को करने में वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे, और काम को तो छोटा करने का प्रयास करे ही नहीं। ये किस तरह की शिक्षा हमारे जीवन में प्रवेश कर गई कि हमने इतना भयानक बंटवारा कर दिया, एक को बिल्कुल जमीन पर रख दिया और एक को आसमान पर रख दिया। तो अब मैं कहूं कि ये वाली जो चीजें अभी आ रही है कि हमें छोटे छोटे काम को भी बच्चों को सिखाना है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि अब आलू जमीन के अंदर लगता है या कि डाली पर लगता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब यदि हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की थी, तो कहते हैं उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख लेने वाली जो यहाँ की पद्धति रही है। तो हम जब केस स्टडी करते हैं, या आजकल ये केस स्टडी शब्द रखा जाता है इसीलिए मैं ये रख रही हूँ, किंतु ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा जो घटनाक्रम है जो आपको ये बताता हो कि ऐसा कोई उदाहरण आप अपने हिंदुस्तान का दीजिए जिसमें कोई बड़ी समस्याएं आई हो और उसको नायक ने कैसे सुलझाया हुआ, या जीवन के संघर्षों से निकलने की आपकी विद्या, आपकी शिक्षा क्या तरीका बताती है। तो हमें थोड़ा सा इसको भी देखना होगा कि हमारे जो ग्रंथों में 64 कलाओं की और कहीं में 84 कलाओं की भी बात आती है। तो 64 कलाएं ये 64 विद्या ही थी। तो वो श्री कृष्ण ने 64 दिन में वो 64 प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया था। अब इतनी तरह तरह की इतनी छोटी छोटी चीजें उसमें बताई गई हैं। अब यहाँ समय नहीं है, कभी समय होगा तो मैं जरूर उस पर चर्चा करूंगी। वैसे वो 64 की 64 विद्या अभी इस समय मेरे हाथ में है, किंतु समय की अपनी बाध्यता है। तो मेरा ये फिर से कहना है, आयोजकों से बहुत अच्छे विषय को लेकर हमने बात की है, और सबसे ज्यादा एक सतर्क, एक पैनी नजर रखनी होगी कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने से तात्पर्य है जीवन के संघर्षों से उबरने की उसमें सामर्थ्य आए, अपने देश को संभालने की, तो वो घर परिवार को ही संभाले। प्रारंभ से ही उसे हमें देखना होगा कि किस प्रकार के समाज का निर्माण आपको करना है, और उस समाज से फिर कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है। यदि ये सारी की सारी चीजें हमारी शिक्षा बच्चे को बचपन में ही, इसलिए छोटे छोटे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को बड़ी बातें नहीं कही जा सकती, किंतु आपकी शिक्षा नीति ये भी कहती है कि यदि बच्चे को मातृभाषा में सिखाया जाएगा, लोक भाषाओं में सिखाया जाएगा, तो संवादात्मक शैली रखनी होगी। संवादात्मक शैली से सीधा सीधा अर्थ है कि आप गुरुजी सिर्फ अपने तरफ से खड़े होकर 45 मिनट बोलकर इतिश्री नहीं कर ले, बल्कि विद्यार्थियों को भी उसमें शामिल करना होगा, क्योंकि हमारी पूरी ज्ञान परंपरा प्रश्नोत्तर शैली में ही है। कभी भगवान शिव गुरु हैं तो भगवती पार्वती शिष्या है और प्रश्नोत्तर करती हैं, कभी माँ भगवती उत्तर देती है तो शिव प्रश्न करते हैं। तो इससे संकेत हमें ग्रहण करना चाहिए कि सूत्र हमारे कहाँ दिए, हमारी विरासत कितनी संपन्न है कि एक तरफा एकालाप की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। संवाद होंगे, तर्क वितर्क होंगे, तब कोई ना कोई चीज निकल कर आएगी। और शिक्षा नीति यदि अभी जो बनी है वो इस तरीके से बच्चे को बचपन से ही अच्छी चीजों के प्रति सोचने, विचारने और तर्क करने की सामर्थ्य पैदा कर देती है, अच्छी चीजों को ग्रहण करने की समझ पैदा कर सकती है, जो कि स्थायी होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा भाषाई पक्ष पर जो शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है वो स्कूली शिक्षा पर है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां वो तमाम चीजों को सीखता भी है। अनुसंधान भी बताते हैं कि 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी ग्रहण कर ले, इतनी उसकी सामर्थ्य होती है। अब ये परिणाम मुझे तो नहीं पता, इसी में है कि अनुसंधान से ये सिद्ध हुआ है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो, 1 2 3 त्रिभाषा फार्मूला शायद इसीलिए रखा गया होगा कि बच्चे की सीखने की सामर्थ्य और दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है। तो हम सभी कामना करें कि शिक्षा नीति को लेकर जो फार्मूला बना है, और ये निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति हमारे बालकों में, हमारे युवाओं में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। और हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो जब तक जमीन से जुड़ी हुई शिक्षाएं नहीं मिलेगी, तब तक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न स्वप्न ही रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत